नमस्कार। मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये तय किया है कि फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है इसको 3-4 भागों में छोटा छोटा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। कारण ये है कि हमने देखा है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को चालू कर देते हैं और 3-4 मिनट मैक्सिमम देखने के बाद फिर उस वीडियो को बंद कर देते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस टॉपिक में जो व्यक्ति चाहता है कौन सा पार्ट उसके लिए ज़रूरी है उस पार्ट को अपना देख लेगा। और आखिरी में क्या करेंगे, हम आखिरी में इसको पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा और फिर उसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। सिंपल भाषा में हम लोग जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं जिसे कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज कहा जाता है। इन्हीं को जो बनाने में जो प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसको एक समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, पानी है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, ये हरित पौधों में होता है। हरित जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोफिल। और सूर्य की उपस्थिति में, माने सूर्य की उपस्थिति मतलब सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में, सनलाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट और बनता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है और फिर पानी का अणु रहता है। तो इसी क्या कहा जाता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। यानी कि 6CO2 + 12H2O सनलाइट की उपस्थिति में पौधे के हरी पत्तियों की यानी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और पानी। जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर क्या बन जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन है इसका क्या होता है, कार्बन का स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बन एसिमिलेशन सॉरी, या हिंदी में कार्बन स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कार्बन स्वांगीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है यानी प्रकाश संश्लेषण होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है जिसको कहा जाता है उपचयन और अपचयन क्रिया होती है। समझते चलिएगा। उपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अपचयन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। ठीक है, अब आप कहेंगे किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो हम आपको बता दें, जो ऑक्सीडेशन होता है ये जल के यानी पानी के अणुओं का ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का क्या होता है, रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। तो अपचयन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। जो प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक क्रिया होती है वो उपचयन अपचयन क्रिया होती है। उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। जल के अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होकर के ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब यहाँ समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए ध्यान समझिएगा, इसके लिए स्वांगीकरण शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, स्वांगीकरण शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे कि ये स्वांगीकरण शक्तियां है कौन सी चीज, भाई किस चिड़िया का नाम है, तो हम बता दे रहे हैं कि एटीपी है और है NADPH2 है। तो ये कौन सी शक्तियां हैं, स्वांगीकरण शक्तियां एटीपी और NADPH2 है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, फिर बता रहे हैं दोहरा के कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इनको बनने में स्वांगीकरण शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, और वो स्वांगीकरण शक्तियां है एटीपी NADPH2। अब इसमें जो रिडक्शन होता है, जो अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का, तो इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये अंधेरे में भी हो सकती है। ठीक है, या प्रकाश में भी होती है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो स्वांगीकरण शक्तियां हैं, एटीपी है, NADP है, इनका जो उत्पादन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण दो फेज में संपन्न होता है। एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इस जो ये लाइट रिएक्शन है इसको कहा जाता है प्रकाश आश्रित प्रावस्था कहा जाता है, यानी कि लाइट डिपेंडेंट फेज। क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज कहा जाता है, या इसको प्रकाश प्रक्रिया लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। क्या नाम है, रॉबर्ट हिल। इन्होंने सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए इनके नाम पर भी इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम हिल रिएक्शन पढ़ेंगे, और हिल रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन में इनका निर्माण होता है एटीपी NADPH2 का। अब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अब कोशिका पढ़े हैं ना, सेल पढ़े हैं, विशेष रूप से पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में के अंदर आप जब जाते हैं तो जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा और भी सारे अंग होते हैं, लेकिन इस पादप कोशिका में एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लवक भी होता है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, यानी कि सेल के अंदर आप देखेंगे, प्लांट सेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेना मिलेगा। ग्रेना के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लोरोफिल। ठीक है, आप यहां लिखिए ना क्लोरोफिल, तो सेल के जो प्लांट सेल है उसके अंदर जाएंगे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना में आप पाएंगे क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। अब जब सूर्य का प्रकाश इस क्लोरोफिल पे पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस क्लोरोफिल पे पड़ता है तो इस पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा पा करके, ऊष्मा पा करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, ये छोड़ने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अपनी ऊर्जा ले जाकर यहाँ जो ADP है, ADP के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है ATP। क्या बनाता है, ATP का निर्माण कर लेता है। समझ में आ रही बात ना। और
यही अगला प्रोसेस क्या करता है, अगला प्रक्रिया ये करता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो जल है, जल के अणुओं का अपघटन कर देते हैं। जल को मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जिससे आपका ये जल है H2O है, इसको तोड़ने का मतलब है EH प्लस आयन और OH माइनस आयन है। ठीक है, तो जब EH2O को अपघटित करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन, OH माइनस आयन को हाइड्रॉक्सिल आयन कहा जाता है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन में क्या करता है, इसका अपघटन कर देता है। तो उसमें से अब जो H आयन है इसका क्या होता है 4H प्लस आयन, ये क्या होता है NADP के साथ, NADP के साथ संयुक्त होकर के क्या बना लेता है, NADPH2 का निर्माण कर लेता है। ये NADPH2 क्या होता है, स्वांगीकरण शक्तियाँ होती हैं। ATP क्या होता है, स्वांगीकरण शक्तियाँ होती हैं। आप इसमें देख भी रहे हैं, जो सूर्य के प्रकाश आता है, सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करके ही जो है, यानी कि सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। और यहाँ पर देख रहे हैं जब पानी के अणु यानी जल के अणु का विघटन हो जाता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन में से, तो हाइड्रोजन आयन NADP के साथ जुड़ करके बना लेता है NADPH2। किसका निर्माण हो जाता है, NADPH2। आप कहेंगे NADPH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NADP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। और वहाँ पर जैसे ये ATP है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, और ADP का नाम है एडिनोसिन डाईफास्फेट। डाई मतलब इसमें दो है, फास्फेट की मात्रा दो है, डाईफास्फेट, इसमें ट्राईफास्फेट, क्योंकि एक फास्फेट इसमें इंक्लूड हो जाता है और बन जाता है ट्राईफास्फेट। ट्राई का मतलब 3 होता है। चलिए, तो आगे जो OH आयन है ये क्या करता है, OH आयन प्लस आयन ये संघनित होता है। संघनित होकर क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है और पानी बन जाता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फिर कहाँ चला जाता है, क्लोरोफिल में चला आता है, फिर इसमें क्लोरोफिल में चला आता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, समझिएगा, हम लोग इसमें क्या अभी तक समझे हैं। तो इसमें हम देखे हैं जो प्रकाश प्रक्रिया होती है, मतलब लाइट रिएक्शन, उसमें ATP का निर्माण होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ NADPH2 का निर्माण होता है, जो स्वांगीकरण शक्तियाँ होती हैं। तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़े हैं कि हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से, तो आप निसंदेह बता सकते हैं कि ऑक्सीजन हमको जल के अणुओं से मिलता है। तो अगर हम पूछें कि जो ग्लूकोज बनता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, या हम ये कह सकते हैं जो पौधे अपना भोजन बनाती हैं, किससे बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाती हैं कि जल से बनाती हैं, तो जो बनता है कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज़ सीखे हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और इसमें फेज है जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप देखेंगे 2 फोटो एड्स होते हैं, एक को कहा जाता है PS1, दूसरे को कहते हैं PS2। अब आप कहेंगे PS का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है फोटो और S का मतलब होता है सिस्टम। लिख देते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, तो PS1 और PS2, PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र होता है, जिसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर, ये होता है एक प्रकार का क्लोरोफिल A के अणु होते हैं, जिसको कहा जाता है P700। अभी जो P700 है, ये प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है 700 माइक्रोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और वहीं पर जो PS2 है ये 680, इसका कहा जाता है P680। ये क्या करता है, सूर्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब 680 माइक्रोमीटर, ऐसे लिखा जाता है माइक्रोमीटर, तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। 680 ये कर लेता है और 700 वाला ये कर लेता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार दोनों किरणें जो है, दोनों प्रकार की किरणों को अवशोषित करती हैं। और इसके अलावा आपने इसमें देखा भी
कि किसका निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ पर एटीपी का निर्माण है। प्रकाश संश्लेषण में जो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है इसको कहा जाता है फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पर आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, पानी के जो जल है, जल के अणुओं का विघटन होता है। तो इनमें जल के अणुओं को विघटित करने के लिए दो प्रकार के तत्व की आवश्यकता होती है। एक होता है क्लोरीन, दूसरा होता है मैग्नीज। तो मैग्नीज और क्लोरीन जल के अणुओं को विघटित करने में इनकी आवश्यकता होती है। इसमें कुछ टाइप के प्रश्न हैं, आपको हम बता दें। देखिए इसमें हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप कमेंट करके आप उसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने उसको पढ़ा दिया है। इसमें आप बताइएगा जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया है कि मैग्नीज और क्लोरीन है। अच्छा, ये आपको जवाब देना है कि प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति किससे मिलती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है? ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा घुमा के है। पीएस में ऊर्जा कहाँ एकत्रित होता है? आप बताइएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि पीएस, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि पीएस में P700 में होता है, PS1 में, और PS2 में आपको बताना है। चलिए आप बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक किन किन पदार्थों का होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है आश्रित प्रक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, ये कहाँ पर होती है? बस इतना आपको प्रश्नों का जवाब देना है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके हमको बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना और बेल की बटन दबाना ना भूलें। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।